अस्सलाम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी पर फायरिंग के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में एक खास मुकाम पर बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी पर फायरिंग की गई। इस मौके पर बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी को टक्कर मारी गई। बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी के साथ 8 किलोमीटर तक क्या होता रहा, उनकी गाड़ी से शोले क्यों निकलते रहे, इस के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और इस हवाले से आज जो अहम इंकशाफात हुए हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इस गनावनी वारदात के पीछे कौन से 2 किरदार हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पीटीआई की शहादतों के इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक है। इस मामले में अब अमेरिका से क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस पूरी सूरत हाल में जीएचक्यू आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अली अमीन गंडापुर के मुतालिक क्या 2 अहम खबरें आई हैं। अली अमीन गंडापुर को क्या बहुत बड़ा ऐलान करना पड़ा, पीटीआई के एक अहम तरीन इजलास में क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पीटीआई के निहत्ते कारकुनों पर किस किस्म का असला इस्तेमाल किया गया, इसके मुतालिक एक इंतहाई तकलीफदेह वीडियो आपके सामने रखते हैं। डी चौक में 3 शहादतों के मुतालिक आज के दिन में 3 टिप्स सामने आ गए हैं। ये क्लिप सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हैं, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको क्यों नहीं चलाया, इन क्लिप्स में किस किस्म के मनाजर हैं, इस मुतालिक भी एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पीटीआई के दर्जनों कारकुनों की शहादतों के बाद इस्लामाबाद में बहुत बड़े सिलेंडर के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में 2 इस्तीफों की गूंज क्यों है, इस पूरी सिचुएशन में अब बडियाला जेल से क्या बहुत बड़ा और अहम ऐलान किया गया है, और दूसरे धरने के मुतालिक अब पीटीआई ने क्या फैसला किया है, ये भी आपको बताएंगे। जी राजा साहब, आगाह कीजिएगा। देखें नूर, जीएचक्यू के एक एंकर एक बहुत बड़े इस्तीफे, पीटीआई की शहादतों के मुतल्लिक आज सामने आने वाली 3 नई वीडियोस, एक और आलमी मीडिया की तकलीफदेह रिपोर्ट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ की दुर्गत की वायरल वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको जीएचक्यू के एक एंकर के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये एक ऐसे एंकर हैं जिनको पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है, और इन्हीं के मुतल्लिक शेख रशीद ने एक वीडियो इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि जिस वक्त उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने अगवा किया और एक दिन ऐसा आया कि अचानक कुछ लोग उनके पास आए, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें एक नामालूम मकाम पर जाने का कहा गया, और जिस वक्त वो उस मकाम पर पहुंचे उनकी पट्टी खोली गई तो आगे ये एंकर बैठे हुए थे, और इन एंकर ने ये जानते बूझते हुए भी कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे अगवा किया था, इसके बावजूद ज़बरदस्ती के सवालों से मेरा इंटरव्यू किया, और शेख रशीद ने इन्हीं एंकर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये बड़े जालिम एंकर हैं। अब यही जो एंकर हैं, इन्होंने ये भी खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर इससे पहले जब इस्लामाबाद आए थे तो केपी हाउस से मुबैना तौर पर उन्हें आईएसआई ने अगवा किया, और आईएसआई ने अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर-ए-आला हैं, मुबैना तौर पर उन पर तशद्दुद भी किया था, और इन एंकर ने बड़ा इस खबर को ग्लोरीफाई करके बयान किया था। अब यही एंकर जो है यानी मुनीर फारूक, जिन्हें पीटीआई एक टाउट एंकर कहती है, इनकी एक वीडियो जो है इस वक्त वायरल है। ये ताज़ा तरीन वीडियो ARY की ट्रांसमिशन से वायरल हुई है, और ARY की ट्रांसमिशन में मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि डी चौक में जो कुछ हुआ, यानी डी चौक में जिस तरह से पीटीआई के कारकुन जो सबसे पहले पाकिस्तान के आम शहरी हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान के आम शहरियों पर सीधी फायरिंग की गई, जिस तरीके से वहाँ पे शहादतें हुई, तो मुनीर फारूक ने ये अल्फाज बोले कि रियासत ने जिस शिद्दत से जवाब दिया है उसका 25% भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, यानी जितनी शिद्दत से ये कार्रवाई की गई इसका 25% भी आम लोगों को और सहाफ़ियों को नज़र नहीं आ रहा। कैमरों में ये कार्रवाई
जो है ये रिकॉर्ड नहीं हो सकी। और मुनीफ फारूक जो कि GHQ के ज़राए के मुतल्लिक दावा करते हैं कि उनको GHQ के ज़राए से खबरें मिलती हैं, उनकी इस वीडियो में तासुर ये था जो कि वसीम बादामी साहब की ट्रांसमिशन के अंदर उन्होंने ये एक बीपर दिया, तो उनका तासुर ये था कि कितने लोग शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, इसकी अभी सिर्फ 25% मालूमात सामने आई हैं। और रियासत ने PTI को ऐसा जवाब दिया है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब इसका मतलब यह है कि इससे तो ये साबित होता है कि PTI के जो शोधा हैं इनकी तादाद इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि GHQ के करीबी एंकर जब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 25% हकायक जो हैं ये मंजर आम पर आए हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब के जो 2 इंकशाफात हैं, ये दोनों इंकशाफात भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और नजम सेठी साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या तारीख बताई है, इस तारीख के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि नजम सेठी साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ और फौजी क़यादत का हवाला दिया, और इसी इंकशाफ में उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये बताया कि इमरान खान साहब की ज़मानत की तारीख क्या होगी, और इस इंकशाफ में उन्होंने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान साहब की अगले 3 माह में ज़मानत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी खान साहब को कहीं बनीगाला या KP में या जमान पार्क में हाउस अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको नज़रबंद नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे, यानी जिस तरीके से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छे बने हुए हैं, पूरा शरीफ ख़ानदान जो है ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट रहा है। तो उन्होंने ये कहा नजम सेठी साहब ने कि इमरान खान साहब इस तरह से अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो D चौक में खूनरेजी की गई इसके मुतल्लिक भी एक अहम इंकशाफ किया। अब नजम सेठी साहब जो कि इमरान खान साहब के एक नाकिद समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी बतौर साफ़ी ये एतराफ़ किया, और उन्होंने ये अल्फाज बोले कि लाठी चार्ज और आंसू गैस से लोग नहीं भागते। उन्होंने कहा जिस तरह से ये लोग अपनी जानें बचाने के लिए आगे पीछे हुए, इससे वाज़े हो गया कि कुछ सीरियस हो रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बहुत से गैर मुल्की और पाकिस्तानी जो आज़ाद साफ़ी हैं जो कि उस वक्त धरने के मकाम पर और D चौक पर मौजूद थे, उनसे बात हुई है, और उन सब ने यह कहा है कि यहाँ पे लाशें गिराई गई हैं, यहाँ लाशें गिरी हैं, और ये लाशें ज़ाहिर है कि फायरिंग से गिराई गई हैं। लेकिन यहाँ पे सीनियर साफ़ी हामिद मीर साहब का इस्टेब्लिशमेंट, इस जाली हुकूमत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक दिलचस्प इंकशाफ। अब हामिद मीर साहब ने यह कहा कि मतीउल्लाह जान को अगवा करने के बाद उनके ऊपर जो FIR काटी गई, उसके बाद मुझे 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज याद आ गए। जिस तरह ये हुकूमत जाली है, इसी तरह मतीउल्लाह जान के खिलाफ ये FIR भी जाली है। उसके बाद हामिद मीर साहब ने यह कहा कि D चौक में जिस तरह के हालात पैदा हुए, और इससे पहले हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज बोले थे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कि D चौक में इतनी शदीद फायरिंग की गई, जब पुलिस से रेंजर्स ने कंट्रोल ले लिया तो इतनी शदीद फायरिंग की गई कि मुझे ये लगा कि मैं या गज़ा में हूँ या मैं लबनान में हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे पूरे साफ्ती करियर में कभी इस्लामाबाद में किसी एहतजाज पर मैंने इतनी फायरिंग नहीं देखी। तो हामिद मीर साहब ने ये कहा कि जिस वक्त लोग अपनी जानें बचाने के लिए निकले तो कुछ अखबारात ने इस किस्म की हेडलाइंस भी लगाई कि PTI के वर्कर्स दुम दबाकर भाग गए। तो मीर साहब ने कहा कि असल में ये जो अखबार हैं ये हुकूमती प्रेशर के आगे दुम दबाकर भागे हैं जो इस किस्म की हेडलाइंस बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एहसन इकबाल की ऑनलाइन दुर्गत बनने के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि D चौक में जिस तरह से PTI के निहत्ते मासूम कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद पूरी दुनिया की जो आलमी तंजीमें हैं, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया की जो पार्लियामेंट्स हैं, ये इसको एक सानिया भी कह रहे हैं
और इसको बहुत ही एक हसास नोयत का मामला कह रहे हैं। लेकिन इसी पूरी सूरत में एहसन इकबाल ने इन शोधा का मजाक उड़ाते हुए तंज किया कि इमरान खान का शौक पूरा नहीं हुआ तो वो एक कॉल और देकर शौक पूरा कर लें। अब इस पर सायरा बानो ने एहसन इकबाल की ऑनलाइन दुर्गत बनाते हुए ये कहा कि उफ मेरे खुदा, आप लोग क्या इंसान हो, मेरे मुल्क के जवान शहीद कर दिए गए और आप शहादतों का मजाक उड़ाते हो। खुदा गारत करे आप लोगों को भी और आपको लाने वालों को भी गारत करे। ये सायरा बानो ने ऑनलाइन एहसन इकबाल की दुर्गत बनाई, जिसके बाद एहसन इकबाल के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के एक शहीद के मुतल्लिक एक बहुत कर्बनाक नोयत की वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है। पीटीआई के ये जो कारकुन हैं इनको डी चौक में शहीद किया गया था और एक ऐसे वक्त में जब ये जाली हुकूमत ये कह रही थी कि पिम्स में या पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में किसी भी ऐसे शख्स को नहीं लाया गया जिसकी जान गई हो। लेकिन अब एक बहुत कर्बनाक वीडियो जो है आज के दिन में ये सामने आई है और ये जो वीडियो है इसमें ये देखा जा सकता है कि एक शहीद कारकुन की बुजुर्ग वालदा जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नजर आती हैं वो अपने बेटे की कब्र से लिपटी हुई हैं, उन पर सख्ता तारी है, उनकी आंखें पथराई हुई हैं और उनको ये नहीं पता चल रहा कि उनके जवां साल बेटे के साथ आखिर ये क्या हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत ने कितनी सफाकियत का मुजाहरा किया है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई की शहादतों के मुतल्लिक एक और आलमी चैनल की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट आज के दिन में सामने आई है। इस रिपोर्ट के दो नुकात आपके सामने रखते हैं और हमारे जो नाजरीन हैं उनसे हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिपोर्ट पर भी कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार करें। अब ये जो रिपोर्ट है इसके पहले नुक्ते में ये बताया गया कि डी चौक में जो पीटीआई के कारकुन थे इन पर AK-47 राइफल्स के साथ भी फायरिंग की गई। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि हुकूमत ने यह दावा किया कि पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं ये मुसल्लह थे, इनके पास हथियार थे। लेकिन इस आलमी मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा गया कि हुकूमत का ये दावा मुकम्मल तौर पर गलत है और इन मुजाहिरीन के पास हथियार नहीं थे। उसके बाद इसी रिपोर्ट के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि पीटीआई के कारकुन बिल अमूम और बिलखुसूस मजमूई तौर पर पुरअमन थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं थी कि उनके ऊपर असलहे से गोलियां चलाई जा सकती हैं। इसलिए उनके पास गोलियों से बचने के लिए कोई हिफाजती इंतजामात नहीं थे, किसी किस्म का कोई हिफाजती सामान नहीं था। वो तो सिर्फ उनमें से आप ये कह लें कि चंद सौ कारकुन ऐसे थे जिन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए मास्क वगैरह पहन रखे थे। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा बहुत तकलीफदेह है। इस रिपोर्ट के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि जिस वक्त पीटीआई के कारकुन डी चौक पर पहुंचना शुरू हुए तो एक कंटेनर पर पीटीआई के कारकुन चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे फौज के कुछ एहलकार मौजूद थे। इन एहलकारों ने खुद पीटीआई के इन कारकुनों को कंटेनर पर चढ़ने में मदद की और उसके बाद पीटीआई के ये जो कारकुन हैं इन्होंने जो फौजी एहलकार थे इनको गले भी लगाया और इस दौरान स्पीकर पर ये ऐलानात होते रहे कि फौज अपने अवाम पर फायरिंग नहीं करेगी। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि बाद में जो पीटीआई के मुजाहिरीन हैं इन पर सीधी फायरिंग की गई और कई मुजाहिरीन मौके पर ही गिरते हुए देखे गए। ये मुजाहिरीन खून में लथपथ थे। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके थे। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट का चौथा नुक्ता भी बहुत अहम है। अब इस चौथे नुक्ते में यह बताया गया कि इस्लामाबाद का एक और सरकारी हॉस्पिटल यानी पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल जो डी चौक के बहुत करीब है, इसके फर्श पर गोलियों से जख्मी अफराद लेटे हुए थे। ये जो फर्श है पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल का ये जख्मी अफराद से भरा पड़ा था और उसके बाद हॉस्पिटल की एक बहुत गैर मामूली दस्तावेज भी सामने आई और ये जो दस्तावेज थी इसमें कुछ 27 लोगों के नाम लिखे हुए थे और इस दस्तावेज में लिखा गया कि जो पहला मरहला था जिसमें गोलियों से जख्मी होने वाले अफराद
पोली क्लिनिक में लाए गए। ये 27 लोग थे और इन सब को गोलियां लगी हुई थी, यानी हॉस्पिटल ने भी बता दिया कि ये जो कारकुन है ये गोलियां लगने से जख्मी हुए थे और जाहिर है कि इनमें से शायद ही कोई इक्का दुक्का लोग ही बचे हों। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा जो है ये भी बहुत दिलखराश है। इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में ये लिखा गया कि हुकूमत और इदारों की जानिब से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पर यह दबाव डाला गया कि पीटीआई के जो शहीद कारकुन हैं इनके मुतल्लिक कोई आदादो शुमार जारी ना किए जाएं, लेकिन डॉक्टर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हॉस्पिटल लाए गए कई जख्मी जो हैं ये दम तोड़ गए। इसी रिपोर्ट में डॉक्टर ने यह बताया कि गोलियां लगने से जख्मी होने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि एक एक बेड पर दो दो जख्मियों का इलाज करना पड़ा और ऑपरेशंस के लिए, यानी जो सर्जिकल ऑपरेशन हैं और जो सर्जरीज हैं, इनके लिए इस्लामाबाद के दो जो सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं इनके पास जो मेडिकल इक्विपमेंट है और जो मेडिकल रिसोर्सेज थे ये कम पड़ गए। यानी इस रिपोर्ट में ये साबित कर दिया गया कि पीटीआई के कई अरकान की शहादत हुई और इन शहादतों को छुपाने के लिए हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पर दबाव डाला गया। यहाँ तक कि कई ऐसे शोधा हैं जिनके लवाकिन को कई दिनों तक उनकी लाशें फराहम नहीं की गई और उनको ब्लैकमेल किया गया कि आपने ये कहना है कि हमारे जो ये लोग शहीद हुए हैं ये असल में किसी हादसे में जाँ भाग हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त कैसा जबर का निज़ाम जो है ये कायम है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत तकलीफ दे जो तस्वीर है जो मुझे भी 3-4 दिन से हॉन्ट कर रही है, ये है उस नौजवान की जिसकी उम्र 17 साल थी और जो कि मरीज से ताल्लुक़ रखता था, जिसको स्नाइपर ने हिट किया और उनके वालिद ने बताया कि किस तरह से उनके एक स्नाइपर के ज़रिए उनके 17 साल के बच्चे को शहीद किया गया। लेकिन यहाँ पे डी चौक में खूनरेजी के बाद अब जो एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया है, इसके मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये इस्तीफ़ा डी चौक में कत्लो गारतगरी और पीटीआई के अरकान को शहीद करने के बाद सामने आया, क्योंकि ये जो इस्तीफ़ा है ये एक ऐसे ऑफिसर का है जो इससे पहले एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे, एक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते रहे और उसके बाद ये वजारत आला में एक ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। अब इस्तीफ़ा देने वाले ये जो ऑफिसर हैं सुलेमान राशिदी, इनका एक बाकायदा वीडियो इंटरव्यू सामने आया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि डी चौक में 26 और 27 नवंबर की रात ऐसा जुल्म किया गया कि लोग भागकर हमारे घरों में आ गए। उन्होंने हमें कहा कि हमें खुदारा पानी दे दें और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे मनाजिर बर्दाश्त नहीं कर सका। इन मनाजिर से मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकता तो फिर मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल से भी एक तस्वीर वायरल हुई है और इस तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि पिम्स हॉस्पिटल के बाहर रेंजर्स खड़े हुए हैं। इस पर सोशल मीडिया पर बड़े सवालात खड़े हुए हैं कि रेंजर्स का हॉस्पिटल्स में क्या काम है, क्या रेंजर्स की ये जिम्मेदारी तो नहीं लगाई गई कि वो देखें कि पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक कोई डेटा वगैरह जो है ये कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पे ख्वाजा आसिफ की ऑनलाइन दुर्गत के मुतल्लिक भी एक वीडियो इस वक्त वायरल है। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब मतीउल्लाह जान साहब जिनको अगवा किया गया था तो ख्वाजा आसिफ ने उनको सहाफ़ी मानने से इनकार कर दिया। अब उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ की ऑनलाइन छितरोल करते हुए उन्हें यह बताया गया कि मतीउल्लाह जान को तो सभी सहाफ़ी मानते हैं, लेकिन आप दोनों मरतबा यानी 2018 और 2024 के इलेक्शन में जाली तरीके से इलेक्शन जीते। आप 2018 का इलेक्शन उस्मान डार से हार रहे थे। आपने जनरल बाजवा को फ़ोन किया कि मैं ये इलेक्शन हार रहा हूँ और जनरल बाजवा ने खुद ये इतराफ़ किया था एहसन इकबाल और बिलावल जरदारी के सामने कि हाँ ख्वाजा आसिफ ने मुझे फ़ोन किया था और उसके बाद ख्वाजा आसिफ इलेक्शन जीते। और इस मरतबा 2024 के इलेक्शन में वो रेहाना डार से 50,000 की लीड से आ रहे। जियो न्यूज़ पर इनका बीपर भी चला था, इन्होंने इतराफ़ी शिकस्त भी किया था और ये कहा था कि हाँ जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है इसमें पीटीआई के लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले कि हमने कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए
अब ख्वाजा आसिफ की ऑनलाइन छितरोल करते हुए लोगों ने यह कहा कि आप तो जाली सियासतदान हैं, जाली एमएनए हैं और इस वक्त जाली वजीर हैं, लेकिन जो मतीउल्लाह जान है वो असल सहाफ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे केपी में गवर्नर राज के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। अब केपी में ये जाली हुकूमत गवर्नर राज की धमकियां लगा रही है, लेकिन इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग की हुकूमत को वार्न किया है और उन्होंने कहा कि गवर्नर राज का सूबों के अंदर इत्तफाक पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमती इत्तेहाद के पास केपी में 10% नशिस्तें भी नहीं हैं। 1999 में सिंध में नून लीग ने गवर्नर राज लगाया था, जिसके बाद नून लीग का सिंध से वजूद ख़त्म हो गया और केपी में तो नून लीग का सिरे से कोई वजूद है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और जो ऑस्ट्रेलवी सेनेटर हैं वो डी चौक में होने वाली जो खूनरेजी है इस पर बरस पड़े और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट के ये सेनेटर्स हैं इन्होंने अब क्या एक करारदाद पेश की या क्या स्टेटमेंट दिया, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से इस जाली हुकूमत को लानत मलामत की जा रही है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर हैं इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बहुत तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। वो लोग जो मसाइल का जमहूरी हल हासिल करना चाहते थे, यानी पीटीआई के लोग जो मसाइल का जमहूरी हल चाहते थे, उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उन पर गोलियां बरसाई गई हैं, उनकी जान ली गई है। अब ज़रूरी हो गया है कि इस बर्बरियत का एहतसाब किया जाए, जो भी मुलविस हो उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए और उस पर पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन इससे पहले कनाडा की पार्लियामेंट, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा और ख़ुद ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पेश की जा चुकी है और इस करारदाद में ये कहा गया है कि अमेरिका हमारे साथ मिलकर काम करे और जिन लोगों ने डी चौक में खूनरेजी की है इनके असासे भी मुंजमद किया जाए, इन पर सफरी पाबंदियां लगाई जाएं। और जाहिर है कि सबको पता है कि ये काम शहबाज शरीफ के बगैर तो हो नहीं सकता था, तो इसलिए शहबाज शरीफ भी इस करारदाद की जद में, यानी आप ये कह लें कि इस करारदाद में जिन लोगों की जानिब इशारा किया गया उनमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे और ये भी कहा गया कि इस मामले पर अमेरिका हमारे साथ मिलकर काम करे। जी बहुत शुक्रिया राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेजबान नूर फातिमा को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बाद।